नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुए दिवंगत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज वितरित किए गए 27 अनुकंपा नियुक्ति में 25 नियुक्तियां महिलाओं को दी गई। राज्य शासन की इस पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की। उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुर बिजली है। ये हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुए दिवंगत कर्मियों के परिजनों को आज अनुकंपा नियुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज वितरित किए गए 27 अनुकंपा नियुक्ति में 25 नियुक्तियां महिलाओं को दी गई। राज्य शासन की इस पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की। उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, आज दिवंगत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। खुद सीएम बघेल ने अपने निवास कार्यालय में इन परिजनों को बुलाकर अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज कुल 27 अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 25 नियुक्तियां महिलाओं को दी गई। राज्य शासन की इस पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की। उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। और जरीन सिद्दीकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अनुकंपा पत्र आज प्रदान किए गए हैं सीएम की तरफ से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की बैठक में जो बहुत अहम फैसलों पे मुहर लगी है, उसमें एक सबसे अहम फैसला जो है अंबिकापुर से बनारस तक का जो रोड है उसको नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की रही है। और खारून नदी के किनारे कुम्हारी मरहट अमलेश्वर तक के सड़क और सौंदर्य कार्यों के मंजूरी दी गई। लोक निर्माण कार्य में अब तक 15,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक है वो काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एडीबीसी से तकरीबन 1184 किलोमीटर लंबाई की 30 सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई है। तो ये कुछ अहम चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बैठक में ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के अलावा जो आरपी मंडल चीफ सेक्रेटरी है वो मौजूद थे। इस सारी खबर में जो सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अंबिकापुर से बनारस की जो रोड है उसको न सिर्फ उसका कायाकल्प होगा बल्कि उसको हाईवे भी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करी जा रही है। और जो अभी बिलासपुर रायपुर की जो रोड का निर्माण काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब कहीं जाके अभी 95% रोड कंप्लीट हुई है। उस पे जगह जगह ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। तो कुल मिला के कोरोना का जो दौर चल रहा है उसमें लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये एक कदम है और इस कदम पर छत्तीसगढ़ सरकार पहले से चल रही है। तो निश्चित तौर पे जो आज फैसले हुए हैं वो काफी मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। जरीन, एक जानकारी और हम आपसे चाहेंगे। आज बिजली विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के तीसरे नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल है बिजली के मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिवंगत कर्मी है बिजली विभाग के, उनके परिजनों को भी आज नियुक्ति दी गई है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं 27 बिजली कर्मी जो अपने काम को अंजाम देते हुए दिवंगत हो गए थे, उनके आश्रितों को नौकरी दी गई है। और छत्तीसगढ़ बिजली को लेकर जब से निर्माण हुआ है सरप्लस राज रहा है। यहाँ पे विद्युत उत्पादक के तीसरे नंबर की श्रेणी आता है। और आज जो सीएम ने काफी दिनों से मामला पेंडिंग चल रहा था आश्रितों को नौकरी देने के लिए, तो आज 27 आश्रितों को नौकरी दी गई है। और संभवतः जो 15 और लोग बचे हुए हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें भी जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जरीन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भोपाल में धर्म स्थल 15 जून से खोले जाएंगे। इस वक्त की अहम खबर, जिला प्रशासन और धर्म गुरुओं के बीच बैठक हुई है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल रूम में आज ये अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर, निगम कमिश्नर और डीआईजी मौजूद रहे और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि धर्म स्थल 15 जून से खोले जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 जून से धर्म स्थलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन राज्य सरकारों के विवेक पर भी छोड़ा गया था कि वो अपने राज्य के हालातों को देखते हुए फैसला ले सकते हैं। इसी के मद्देनजर भोपाल प्रशासन की तरफ से उस समय फैसला लिया गया था कि अभी धर्म स्थलों को नहीं खोला जाएगा। आज इसी मसले को लेकर एक बार फिर बैठक हुई है। जो जिला प्रशासन है, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनको लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आज बैठक की गई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि 15 जून से जो भोपाल के तमाम धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोल दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर भोपाल से इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, धर्म गुरु जो हैं भोपाल के, और इसके अलावा पुलिस अधिकारी, तीनों ने आज एक अहम बैठक की है और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि 15 जून से धर्म स्थलों को खोल दिया जाएगा। जिला प्रशासन और धर्म गुरुओं के बीच में ये बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में हुई। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चौबे और अकबर ने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में जुलाई माह में दाखिला की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सबसे पहले तो प्रदेश की कोरोना की स्थिति, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन और उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा किया गया। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है और सबको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। बहुतों के जो 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम है और कुछ के 28 दिन का, वो लगभग पूरा हो गया है। तो जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बड़ा स्प्रेड अप होगा करके, उसको बावजूद भी हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग ने, पुलिस विभाग ने, रूरल डेवलपमेंट के अमले ने, अर्बन डेवलपमेंट के अमले ने इतनी मुस्तैदी से मेहनत किया मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कि हम उसको रोक पाने में सफल हुए। अभी भी जो उस तरीके से संक्रमण की आशंका थी वो धीरे धीरे कम हुई। फिर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में लगभग जो रजिस्टर्ड मजदूरों की आने की संभावनाएं हैं वो 70,000 से अधिक है। तो उनके लिए भी हमारी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि लॉकडाउन के बारे में बहुत विचार किया गया था, लेकिन जो गतिविधियां थी, जैसे अभी
हमारे बस ट्रांसपोर्ट अभी बंद हैं, तो यथास्थिति उसमें रहेगा। बाज़ार को जिस तरीके से खोलने की बातें थी, तो बाज़ार को तो उस तरीके से हम लोगों ने खोला हुआ है। स्कूल कॉलेजों की बात थी, तो उसमें निर्णय ये लिया गया कि जुलाई माह से हम लोग पहले संभावना व्यक्त किए थे कि जुलाई माह में हम अपना स्कूल प्रारंभ करेंगे, लेकिन इसके संक्रमण के चलते उसको अब केंद्र की एडवाइजरी आई है कि अगस्त महीने से के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जुलाई माह से स्कूल कॉलेज अपनी गतिविधियों को प्रवेश देना, बच्चों को बारे में उसको तैयारी करना, एडमिशन की तैयारी करना, ये सब काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसी स्थिति आएगी जुलाई एंड में या अगस्त एंड में हम लोग स्कूल कॉलेज प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि हम जुलाई माह में अब स्कूल कॉलेज के एडमिशन वगैरह का काम शुरू कर देंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, एक अहम फैसला, स्कूल कॉलेज अगस्त से खोले जाएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है राज्य में, पूरी जानकारी। जी, ये दो फैसले हैं। दोनों फैसलों में मैं आपको बताना चाहूंगा, मास्क लगाना अनिवार्य करना छत्तीसगढ़ शासन की मजबूरी थी कि क्योंकि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसको लेकर सारी दुकानें जब खोल दी गई हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दुकानों का टाइम बढ़ा दिया गया है। अगर ये मान लिया जाए बंद क्या है, तो सिर्फ माल जो है उसमें फिल्म जो चल रही है, थिएटर, वो बंद है। तो इसलिए ये मजबूरी में फैसला है कि मास्क लगाना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद से लगातार जो रेशो है वो 70 से बढ़कर सीधे 1500 आज हो गया है। तो इसलिए पहले फैसले के लिए तो मजबूरी में मास्क लगा के आपको काम करना है। जो दूसरा फैसला लिया है ये छत्तीसगढ़ शासन से, ये विवाद को जन्म देगा निश्चित तौर से, क्योंकि कोई भी पालक अपने बच्चों को स्कूल उस वक्त तक नहीं भेजना चाहेंगे जब तक कोरोना फ्री स्टेट ना हो जाए या पूरी सुरक्षा व्यवस्था ना कर ली जाए। और छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में निजी स्कूलों का संचालन किया जाता है और वहाँ अधिकारियों से लेके बड़े बड़े अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूलों के लिए ये नियम बनाया गया था कि हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन इसकी निगरानी कौन करेगा, इसको लेकर अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है फैसला। इसलिए स्कूल खोलने का फैसला छत्तीसगढ़ शासन की गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है, जिस अभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया है। आज ही पालक संघ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को के निवास से पहुंचकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया है। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम विचार करेंगे। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपने फैसला लिया है वो नए एडमिशनों को लेकर जुलाई से नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना काल में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके नेता खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने नियमों को ताक पर रखकर केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए भारी भीड़ जुटाई। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने 188 के तहत इंदौर के मल्हारगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले की सुर्खियों में आने के बाद पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे जाने के बाद बने थे भीड़ के हालात। इस बयान के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने 188 के तहत इंदौर के मल्हारगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है। तो ये हम आप तक एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां बीजेपी नेता की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। इंदौर के बाणगंगा से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने नियमों को ताक पर रखकर केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए भारी भीड़ जुटाई। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां पर उसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। 4-4 फुट की दूरी पे गोल घेरे बनाए गए थे और नागरिकों को टोकन वितरण किया गया था। और टोकन वितरण के अनुसार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। बीच में कुछ नागरिक जिनके पास टोकन नहीं थे वो बीच में आए, उसके कारण अव्यवस्था हुई थी, जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने नियंत्रित कर लिया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मैं चला गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया।
फिर भी थोड़ी देर के लिए जो अव्यवस्था हुई उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। भविष्य में यह परिस्थिति वापस न हो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये कल लतूर बाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके राशन वितरण किया गया था, तो उसके बारे में जब देखा गया तो वहाँ कोई अनुमति जारी नहीं हुई थी, तो उसमें धारा 144 का उल्लंघन होने से धारा 188 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि आयोजन करता जो थे उसमें सुदर्शन गुप्ता जी थे, तो उनको उसमें नाम बीजेपी नेता पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस लगातार पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत कई नेता राजबाड़ा में धरने पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए एसडीएम पहुंचे। वहीं जीतू पटवारी अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कार्यक्रमों में जरूरतमंदों को राशन वितरित किया था। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया, ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया गया और ना ही सबके चेहरे पर मास्क नजर आए। तो दिखते क्या हमारे को समझाना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार गलत हुआ, 3,000 लोग कलेक्टर मर्दान की बताते हैं, तो जाए करे गिरफ्तार, बताए कि मैं कलेक्टर मनीष सिंह हूँ। मर्दान की गरीबों में बिताते हैं, जो रास्ते चलता है उनको प्रशासन दिखता है। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरह से जीतू पटवारी इस समय हमलावर हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर तक को नहीं छोड़ा और साथ ही पटवारी अधिकारियों को तो उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा कि जिला अधिकारी जाएं और जाकर गिरफ्तार करें नेताओं को। बीजेपी नेता पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है और ये मामला अब जबरदस्त तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत कई नेता राजबाड़ा में धरने पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए एसडीएम पहुंचे। वहीं जीतू पटवारी अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कार्यक्रम में जरूरतमंदों को राशन वितरण किया था। इस दौरान न शारीरिक दूरी का पालन किया गया, न सैनिटाइजर का उपयोग, न ही सबके चेहरे पर मास्क नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज जीतू पटवारी धरने पर बैठ गए। जी मध्य प्रदेश में मैं बात करूंगा कि कोरोना का कहर तो कम नजर आ रहा है, दिखता हुआ नजर आ रहा है, परंतु जो सियासी गलियारे में काफी कुछ सियासत देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपसी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ कल कांग्रेस पार्टी द्वारा जो सुदर्शन गुप्ता है विधायक, उनके द्वारा राशन वितरण के समय भीड़ इकट्ठी करने पर जो भीड़ इकट्ठी की गई, धारा का उल्लंघन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उसी के मद्देनजर आज जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला और आदि कई कांग्रेस के नेताओं ने मौन अनशन किया, राजवाड़े पर बैठकर मौन अनशन करेगा। जी, कितनी देर तक उनका ये अनशन चला गणेश? जी मैं बताना चाहूंगा, लगभग करीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 2 घंटे का मौन अनशन चला। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की द्वारा जो कई बार उनसे प्रशासनिक अधिकारियों ने जब विनम्रता से उनसे इस बारे में वो बात की और उनसे अनुरोध किया, इस जो ये रैली की गई है और ये जो मौन अनशन किया गया था उसको तोड़ने के लिए किया गया, तब जाकर ये अनशन तोड़ा। हालांकि हम बात करें विधायक सुदर्शन गुप्ता के, तो उनके खिलाफ धारा 188 के उल्लंघन के तहत अभी जो केस है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 3 हथिनियों की मौत के मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। कमेटी का अध्यक्ष प्रधान वन संरक्षक को बनाया गया। वहीं इस कमेटी में वन्य प्राणी विशेषज्ञ सदस्यों के साथ ही पशु चिकित्सक और अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक राज्य सरकार की मीटिंग में आज 3 हथिनियों की मौत का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी इस बात की जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में हथिनियों की मौत हुई है, कहां चूक हुई, मौत का उत्तरदायित्व कौन ले रहा है और किस तरह से घटना को रोका जा सकता है।
अकबर ने कहा कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में जांच दल का गठन कर दिया गया है और इसमें जो हमारे जो पीसीसीएफ रिटायर्ड वन विभाग के हिसाब से जो रिटायर्ड पीसीसीएफ होते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से जो वर्तमान से उनको बड़ा माना जाता है, तो उनका नाम है के.सी. बेवर्ता। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और उसमें डॉक्टर आर.पी. मिश्रा वन्य प्राणी विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे, डॉक्टर वर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सक सदस्य रहेंगे, डॉक्टर देवा देवांगन वरिष्ठ अधिवक्ता ये भी सदस्य रहेंगे और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी सदस्य सचिव इनको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में आज से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। गाड़ी या बाइक से सफर करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया है। शिवराज सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश सरकार के दाम बढ़ाने के बाद पेट्रोल की कीमत 81 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने से सरकार को एक साल में करीब 570 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। वहीं डीजल की कीमत आज से 72 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी से 370 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी बढ़ेगी। काम धंधे तो है नहीं, सरकार पेट्रोल बढ़ाती जाए तो आम जनता क्या करेगी, आप बताओ। ये तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या और क्या करेगा। हम लोग तो सहन कर ही रहे, क्या करें अब। और अब किस तरह की दिक्कतें होंगी? और दिक्कतें हो रही, काम धंधा नहीं है, लोग घुसने नहीं दे रहे घरों में, प्राइवेट काम करने वालों को काम नहीं करवा रहे हैं, तो कर रहे हैं अपना गुजारा कैसे ही भी। भैया अपना परिवार तो पालना है कैसे ही ना कैसे ही। आपका नाम बताइए। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को परेशानी होना है, जो रोज कमाता रोज खाता था उसको ज़्यादा परेशानी। मध्यम वर्ग तो बड़े लोग तो खा भी लेंगे, कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। जो एकदम मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होना है इसमें। तो पेट्रोल की मार से क्या लगता है आपको? पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद जहां प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कुछ जगह खामियां भी उजागर हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की माने तो कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन मौजूद हैं। बावजूद इसके लगातार प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही इन मरीज की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर्स में भी अव्यवस्थाओं का आलम है, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कई संगीन आरोप लगाए। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर स्वास्थ्य के केंद्र नहीं बने हैं, बल्कि मौत का केंद्र बने हैं। छत्तीसगढ़ में जितने लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली से हुई हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ सरकार यहां कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। जो क्वारंटाइन सेंटर हैं लोगों के, वो स्वास्थ्य के केंद्र नहीं बने हैं, वो लोगों की मौत के केंद्र बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में जितने लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत क्वारंटाइन सेंटर्स में हो गई है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जहाँ पर कोरोना को वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के काल में 20-20 कलेक्टरों को बदल देना, सेक्रेटरीज को बदल देना। तो मुझे लगता है पूरी सरकार जो है वो अंतर विरोधों से ग्रसित है, आपसी लड़ाई से ग्रसित है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों का टॉकिंग टर्म्स नहीं होना, कोरोना की स्थिति को इतना भयावह होना, बिलासपुर में तो अब बेड की कमी होना शुरू हो गई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और सरकार को हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके ऊपर में इंटरफेयर करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की सरकार के क्रियाकलापों के ऊपर में रोक लगानी चाहिए और कोरोना से छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल हाथियों की हुई मौत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश अब हाथियों का कब्रगाह बन गया है।
इस हेतु मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने जांच कमेटी का गठन किया और 30 दिन में वो रिपोर्ट देंगे। लेकिन भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल के समय और पिछले 5 साल जब वो मंत्री थे तो लगभग 8,000 से अधिक गौवंशों की मौत भूख से हुई थी और लगातार प्रदेश में यह चर्चा भी चल रही थी कि गौ तस्करी बड़े तादाद में हो रहा था, और तब जबकि खुद बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री थे। उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक भी अगर अधो हस्ताक्षर युक्त आदेश जारी किया होगा कार्रवाई के लिए तो उसका सार्वजनिकीकरण होना जरूरी है। और भाजपा जो चुनाव के समय गाय के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन जब गौ हत्या होता है और गौवंश भूख से मरती है तब भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। बृजमोहन अग्रवाल जी बताएं कि उनके समय जब पूरे प्रदेश को गौवंश का कब्रगाह बना दिया गया था तो उस समय उनकी चुप्पी का कारण क्या था। करीब 80 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश का उज्जैन रेड जोन में है और कोरोना वायरस से मुक्ति नहीं पा सका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना से मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। प्रशासन अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आज उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे और पूजन के बाद मां को मदिरा का भोग लगाकर नगर पूजा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ एसपी मनोज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने मां से उज्जैन को महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। खास बात यह है कि इस मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी पर मदिरा चढ़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस साल लॉकडाउन के कारण इस परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाया था। देखिए, नगर पूजा की परंपरा ये गौरवशाली परंपरा है उज्जैन के इतिहास में, और राजा विक्रमादित्य के समय से ही ऐसा माना जाता है कि परंपरा चली आ रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल नगर के लिए बल्कि पूरे देश के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना होता है। आज उसी परंपरा का पालन करते हुए अष्टमी के दिन मेरे द्वारा ये पूजा जो है प्रारंभ करी गई है। और ख़ास तौर पर कोरोना से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, मानवता का संघर्ष चल रहा है, उसमें जल्दी से हम लोग विजयी हों। न केवल हमारा उज्जैन शहर बल्कि मध्य प्रदेश और पूरा देश और विश्व जल्दी से कोरोना मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। परंपरा के अनुसार पहले मंदिर में कलेक्टर के द्वारा पूजा करी जाती है और अंतिम गढ़कालिका देवी की पूजा जो है शाम को करी जाती है। बीच में जो समस्त मंदिरों की पूजा वो कोतवाल और पटवारियों के द्वारा संपन्न करी जाती है, तो उसकी शुरुआत मेरे द्वारा कर दी गई है। और परंपरा का जो उद्देश्य था, मुझे लगता है इस उद्देश्य में और कोरोना को भगाने में निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। देखिए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं और सारा ईश्वर का कृपा से ही सब इस दुनिया संचालित होती है। तो उज्जैन नगर की जो परंपरा रही है कि जब जब भी कोई त्रासदी विपत्ति आती है तो नगर पूजा हो करके हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाबा महाकाल से, सभी देव देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे बाबा महाकाल, हे सारे देवी देवता, हमारे शहर को, जगत को, विश्व को इस महामारी से मुक्ति दिलाइए। उसी क्रम में हम और डीएम साहब आज नगर पूजा की 24 खम्मा से शुरुआत किया है। और मुझे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आम जनता और हम सबके सहयोग और बाबा का आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह महामारी की समस्या हमारे शहर से मुक्त होगी और नगर में एक अच्छी शुरुआत होगी और खुशहाली का माहौल बनेगा। इसी ख्याल से हम लोगों ने इस पूजा की आज शुरुआत करी है। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।